रेगुलरिटी अगर भंग हो गई तो सब गड़बड़ हो गया। अब ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम भी होती हैं कई लोगों की, उसको भी करना है, समाज में रहते हैं, नहीं करोगे तो फिर वहां पे उंगलियां उठेंगी कि बहुत पढ़ाकू हो गए हैं। लेकिन फिर भी अपना जो पढ़ने का समय है उसको जो है उसको आप उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ठीक है। उसको जो है रोज अपना एक आदत डाल लीजिए। जैसे जो भी कोचिंग क्लासेस कितने घंटे करते हो आप लोग? कोचिंग कितने घंटे क्लासेस टोटल? दिन भर में कितने घंटे कोचिंग क्लासेस? 4? 9:30 से 3:30। वाह, तो 5:30। अच्छा, यानी मैथ की भी रोज होती होगी, जीएस की होती होगी, और अपना ये क्या कहते हैं इंग्लिश की भी होती होगी। हाँ, तो ये इतनी आप लोग तो मतलब मान के चलो कि आधा समय तो, पूरे दिन का आधा समय तो आप यहीं भी देते हो। तो अब ऐसे में क्या है, आप लोगों को देखो स्ट्रेटजी क्या बनानी है कि सबसे पहले तो क्लास में कंसंट्रेट रहना है ना। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहां पे कंसंट्रेट ज्यादा हो पाते हैं। क्लास में वो एक आइडिया ले लेते हैं, फिर उसको वो सेल्फ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग यहां पर समय ज्यादा दे रहे हो, तो आप इसको पूरी तरह से इसको मटेरियलाइज करो, इसको क्वेश्चन को, मतलब आप इसको आउटपुट भी साथ में देते चलो। और आप घर जाकर के जो भी पढ़ाई किया है, बात नहीं करो बेटा प्लीज, बात मत करो। हाँ, अभी सुन लो, थोड़ा सा काम की ही बात कर रहा हूं। हाँ, काम की बात कर रहा हूं, शायद आपके काम आ जाए। हाँ, डांट ना खाना पड़े। तो इस तरह से ये जो कर रहे हैं, ये जो पढ़ते हैं, आप यहां पर पढ़ खूब रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, साथ में क्वेश्चन जो है, ये तो टेस्ट हो ही रहा है, सेल्फ प्रैक्टिस करिए। सेल्फ भी जरूरी है, जैसे जीएस में है, मैथ्स में है। हाँ, ये जो है, जैसे आपको संडे को टेस्ट है ना, तो उससे पहले ही आप लोग, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, तो ट्रिगो का पहले ही आप लोग रिवीजन कर लो। तो रोज एक आदत सी डाल लो कि हमको रोज जो है 20-20, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि इकट्ठा 100 क्वेश्चन पूरा पेपर का, आप 50-50 क्वेश्चन का, 20-20 क्वेश्चन का बना लीजिए। मैं कह रहा हूं 10-10 क्वेश्चन तीनों विषय से कर लो। 10-10 क्वेश्चन भी करोगे तो आदत सी पड़ जाएगी। जिस दिन आदत पड़ गई, आप खुद टेस्ट देने में आपको मजा आने लगेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से क्लासेस दी जा रही हैं, आप सिर्फ उसी क्लास पे कंसंट्रेट करोगे तो आसानी से आपका ये एनडीए निकल जाएगा। और इतनी बताइए, मतलब वो सीरियसली इतना तो देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा जो है कि वो इतना आपका ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, फीस जमा कर लो, कोई मतलब नहीं है भाई, अपने को तो फीस मिल गया, पैसा पास हो बच्चा ना हो इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन अगर इतना वो ध्यान दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, आप लोग इसको पॉजिटिव लीजिएगा, हाँ, इसको निगेटिव नहीं लीजिएगा कि हमको, देखिए आप सब बच्चे हो ना, क्लास है, इस क्लास में हम लोग आपस में एक दूसरे को अगर मास्टर जी ने डांटा तो उसको कभी भी अन्यथा नहीं लेना है, और इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। हाँ, स्ट्रेंथ भाई, कुछ बच्चों को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया ना, कुछ बच्चों को बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो, और लेकिन ध्यान रखना है जो लोग अच्छा कर रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। हाँ, नहीं तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी जो आप लोगों की अवस्था है, ये अवस्था में थोड़ा सा भी डगमगाए कि गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा भी डगमगाए कि गड़बड़, मतलब डगमगाना इन सेंस कि मान लो कि जो है दोस्ती में बढ़ गए, इधर उधर घूमने लगे, टाइम वेस्ट करने लगे, तब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप अभी युवा अवस्था में हैं और अभी कच्चे घड़े के समान है। अभी तो घड़ा जो है पक्का कब होता है? जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप अभी कच्चे घड़ा जो है अभी शेप ले रहा है। अब इसमें जो है जैसा चाहोगे शेप दे लोगे, टूट गया तो गड़बड़ा जाएगा, या टेढ़ा हो गया तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर उसमें किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आप लोगों की स्थिति वही है जो किसकी स्थिति है, जो हिमालय की नदियों वाली स्थिति है। जैसे नदियां आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियों में क्या अंतर है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो होती हैं वो मैच्योर स्टेज में बहती हैं, और हिमालय की नदियां क्या है, युवा अवस्था में बहती हैं। तो युवा अवस्था का मतलब क्या हुआ, इसीलिए हिमालय की नदियां रास्ते परिवर्तन बहुत करती हैं। क्यों? क्योंकि मुलायम चट्टानों में बहती हैं, तो रास्ते परिवर्तन। तो इसी तरह से पता चला, निकले थे पढ़ने के लिए और गांधी मैदान में क्रिकेट खेलने लगे, गांधी विहार चले गए क्रिकेट, तो क्या हुआ, ये भटकाव की अवस्था है। और मैच्योर स्टेज क्या होता है, जब एक आध बार आदमी फेल हो जाता है,
टेस्ट में नंबर कम आता है तो सीरियस हो जाता है, नहीं भाई मुझे पास करना है, तो फिर उसको सीधे कमरे से निकलेगा तो ये क्लासरूम ही दिखेगा, क्लासरूम में आएगा तो वो क्या है, मेच्योरिटी आ जाती है। तो उसी तरह से प्रायद्वीपी भारत की नदियां हैं जो कि जबलपुर से बह रही तो जबलपुर से ही बहेंगी, झुमरी तलैया से नहीं बहेंगी। हाँ, तो इसीलिए देखो प्रायद्वीपी भारत की नदियां रास्ते परिवर्तन कम करती हैं और हिमालय की नदियां रास्ते परिवर्तन अधिक करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो मुलायम चट्टानों में युवावस्था में बहती हैं। और प्रायद्वीपी भारत की नदियां जो है मैच्योर स्टेज में बहती हैं, क्योंकि कठोर चट्टाने हैं। प्रायद्वीपी भारत क्या है, पुराना है तो कठोर चट्टाने हैं, तो एक ही रास्ते से चलती है। तो अपने आप को इस तरह से करना है कि आपको बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित नहीं होना है, टू द पॉइंट बात करना है, टू द पॉइंट बात करना है। और कोशिश ये करना है कि पुराने पेपर्स जरूर देखें। पुराने पेपर्स को आप देख करके एक आइडिया मिलता रहेगा। जब आप भी नोट्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन देखिए। बहुत जरूरी है, यहां पे थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा, यानी कि आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। और पता चला कुछ अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में और वहां से प्रश्न ही नहीं आता, तो ऐसी चीजों को आप थोड़ा अवॉइड करना। तो इसलिए पुराने पेपर्स आप लोग जरूर देखा करें, कोई भी विषय पढ़ते समय पुराने पेपर्स जरूर देखें, ठीक। और हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे 1858 का। यहां पर देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। नोट्स आप लोगों को आज वाला भी मैंने सर को दे दिया है, ठीक है, उसको आप लोग बोल के सिद्धार्थ सर से ले लीजिएगा। मैं रास्ते में ही भेज दिया था, हाँ, कि एडवांस में मामला रहता है कि आप लोग अपना नोट्स उसमें से बना करके फिर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह का छोटा सा टेस्ट 15-20 क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये अधिनियम आने के पीछे, इस एक्ट के आने के पीछे क्या कारण था। अब यानी कि आपने देखा होगा कि 1773 से हम लोग पढ़े, 1773 से 1953 तक, 1853 तक का हम लोगों ने किया, या कह सकते हो 1833 तक मेन माना जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1833 चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने पढ़ा, हालांकि 1853 का भी मैंने बता दिया था। तो अब इसमें जो है ये एक तरह से पहला फेज आपका निकल गया, यानी पूर्ण एक तरह से देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित करने के लिए, और लगभग कंट्रोल स्थापित हो चुका था 1833 तक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या रह गया था, प्रशासन करना रह गया था, ना कि जो है व्यापार करना, यानी ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से उससे छीन लिया गया था। अब इसके बाद की स्थितियां 1853 में बहुत सारी बातें आई, फिर 1858 का दूसरा फेज शुरू होता है, 1858 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, ये सेकेंड फेज शुरू होता है। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1892 का जो है काउंसिल एक्ट, 1909 इसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहेंगे, और 1919 का इसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहेंगे, और 1935 का ये, इसमें ध्यान रखना ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से भी आते हैं, हालांकि आने को कहीं से भी आ सकता है, लेकिन कहने का मतलब मान लीजिए कि टाइम नहीं है तो इन दोनों को ज्यादा रिवाइज करके जाना। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे 1947 का फ्रीडम एक्ट। क्या बात करेंगे? फ्रीडम एक्ट की बात करेंगे। तो अब 1858 का जो इंडिया गवर्नमेंट एक्ट आया, तो उसके पीछे जो है, उसके पहले 1857 का विद्रोह भी था, ये भी। अब देखिए ये क्या है, इतिहास का बिंदु है, लेकिन कारण बना 1857 का रिवोल्ट होने के पीछे क्या कारण था, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण था, क्या बताएंगे? सामाजिक कारण यानी सोशियो इकोनॉमिक, और जो है तात्कालिक कारण उस समय तुरंत जो है, जैसे क्या था उसमें, सुअर की चर्बी और क्या कहते हैं गाय की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, यानी मुसलमानों को सुअर की चर्बी का कारतूस दिया गया और जो है हिंदुओं को गाय की चर्बी का कारतूस दिया गया, जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ। यह तो तात्कालिक कारण था। देखिए इसमें भी इतिहासकारों में बहुत सारे देखा जाए तो अलग अलग उनके आइडियाज हैं।
अलग अलग उनके अप्रोचेज हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो 1857 का विद्रोह, अगर आपसे पूछा जाए 1857 का विद्रोह सफल था या असफल, तो क्या कहेंगे? मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि 1857 रिवोल्ट सक्सेस था कि अनसक्सेस था कि फेलियर था, क्या था, सक्सेस था कि, बताइए, असफल था या सफल? बेटा बताओ। छोड़ो, जो है टेंशन मत लो, आगे बहुत अच्छा होगा। हाँ, एकदम चीयर अप रहिए, खुश रहिए। आप लोग तो यार एनडीए मतलब इतनी अच्छी सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर पॉजिटिवनेस एकदम झलकनी चाहिए। हाँ, ये सब छोटे मोटे एग्जाम घबराना नहीं है, अगली बार तोड़ देना है। हाँ, एकदम फोड़ के आना है। 135 क्या, 135 में 135 लाओगे, बस ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। क्यों नहीं कर सकते हो? आप ही में से देखिए, कोई 134 भी लाया है, कोई 130 भी लाया है, तो आप सब कर सकते हो। आपके अंदर बस आप बजरंग बली की तरह हो, काचू पिसाद रहे बलवाना। आपको अपनी शक्ति का ही नहीं पता है, और आप जिस दिन अपनी शक्ति पहचान लोगे ना, ये सब कुछ नहीं है, टॉप करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और आप लोग जो है इन सब चीजों, छोटी मोटी चीजों से दुखी मत होना है। हाँ, इससे घबराना नहीं है, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है कि अगली बार जवाब देंगे किससे? देखो, सचिन तेंदुलकर को कितना लोग परेशान करता था, लेकिन वो बल्ले से जवाब देता था। बीच में विराट कोहली का कितना लोग मजाक उड़ाने लगा था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसने बल्ले से जवाब दिया। हाँ, चारों तरफ घुमा घुमा के छक्के मारता है। तो ऐसे में आपको भी क्या है, ऐसी तैयारी करो कि मैथ, साइंस, जीएस सब एकदम फोड़ के रख दो। हाँ, फोड़ देना है, तो इस तरह से घबराना नहीं है, ठीक है। और अगर इससे भी नहीं शिक्षा लिए, डांट खाने के आदी हो, देखो 3 प्रकार की बुद्धि होती है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू मनु शुक्ला सर, 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि गद्दा बुद्धि होती है, एक बुद्धि होती है काठ बुद्धि, और एक होती है बांस बुद्धि, ठीक है। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है गद्दा बुद्धि, गद्दा समझती हो, जिसपे सोते हैं हम लोग, उसमें सुई डालोगे, सुई डाला जब तक तब तक गड्ढा बना रहता है, सुई निकाल लिया, खत्म, उस गड्ढे का पता नहीं। तो ऐसे बच्चे हैं जो थेथर हैं, उनको चाहे जितना डांटोगे वो क्लास में डांट खाते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जितनी देर तक बोलोगे उतनी देर तक सुनेंगे, जैसे ही सर इधर देखने लगे उधर वो अपना बतियाने लगेंगे। तो उसको क्या कहते हैं? गद्दा बुद्धि कहते हैं। दूसरा है काठ बुद्धि। काठ बुद्धि में क्या होता है, अगर सुई डालेंगे, हाँ, तो देखिए ना, छेद हो जाता है। अब देखिए यहां पर जैसे ये छेद हो गया है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, भर जाएगा। तो इसका असर क्या होता है, 10-15 दिन रहता है मोटिवेशन कि मुझे टॉप करना है, टॉप करना है। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे बत्रा पर बढ़िया जो है पटना रोल खाया और दिमाग घूम गया, तो फिर ये बुद्धि फिर भर जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, फिर ये गगर। लेकिन तीसरी बुद्धि जो होती है बांस बुद्धि, उसको कहना नहीं, टॉप करना है मुझे। वो बांस बुद्धि, बांस को देखिए, एक हथौड़ा मारो अलग हो जाता है। तो उस तरह का अप्रोच रखो कि आर या पार। तो इस तरह के 3 प्रकार के होते हैं छात्र। तो अब देख लो आप लोग किस में आना चाहते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है भाई पढ़ाना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो बात कर रहे थे, तो यह जो है इंपॉर्टेंट यही है, आप लोग एकदम खुश रहा करिए। अभी तो जिस अवस्था में हो एकदम खुश रहना है और खूब मेहनत करना है। आप यहां पढ़ने आए हो और पढ़ करके रिजल्ट निकालोगे, समाज में नाम होगा। आज देखिए नीट वगैरह में बच्चे निकल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, लोग ढोल ताशा बजाते हुए पूरे गांव समाज अपने राज्य का नाम रोशन कर रहा है। हाँ, देख रहे हो राजस्थान से कितने बच्चे इस बार नीट में जो है आए हुए हैं, टॉपर्स में, जी में। हाँ, मध्य प्रदेश से कोई टॉप कर रहा है, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, तो सबके न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आपका भी तो नाम होगा। आप जिस क्षेत्र से एनडीए सेलेक्ट होगे, न्यूज़पेपर वाले घर पे आ जाएंगे। सोचिए उस समय माता पिता का फक्र, हाँ, कितना फक्र होगा उनको आपके ऊपर। तो इसलिए जो है अपने आप को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। फिर उसके बाद जिंदगी भर ऐसे ही करना है। फिर तो एक बार सेलेक्ट हो गए तो फिर तो क्या है, फिर तो आपको लोग खुद ऑटोग्राफ लेने आएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे 1857 का विद्रोह, पूछ रहा था सफल था या असफल। इधर वाले क्या बोल रहे हैं, सफल था या असफल, फेलियर हुआ था कि जो है सक्सेस था? दोनों था, सक्सेस था, असफल था। देखिए इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो बोलना ज्यादातर सफल था, आंशिक रूप से असफल था, ठीक। ये हम लोग कहते हैं, अंग्रेज तो कहते हैं पूरी तरह से हमने दबोच लिया था। हाँ, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 की क्रांति, एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। चाहे जो भी हो भले तो यह जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण, तात्कालिक कारण, इन सब की वजह से पूरे भारत में असंतोष व्याप्त था।
और तात्कालिक कारण में वही चर्बी वाले कारतूस का कारण बहुत बड़ा कारण था। और यही कारण है कि 1857 का जब विद्रोह होता है तो पूरी ब्रिटिश सरकार हिल जाती है, यानी पूरा लंदन तक चर्चा का विषय बन जाता है कि भारत के लोग, वो भी अभी पूरा भारत के लोग जागे ही नहीं है, सीमित था, खासकर उत्तर भारत में भी वो भी पूरा कहां था। हाँ तो जी ये जो है, हाँ अभी अभी आते हैं कि असफल होने के कारण क्या थे, सफल होने का कारण और सफलता। तो सफलता ये है कि पूरे भारत में एक तरह से देखा जाए तो लौ जल गई, एक तरह से देखा जाए तो इस घटना के बाद से लोगों के मन में यह आने लगा कि हम अंग्रेजों के दास्ता क्यों स्वीकार करें। लेकिन असफलता के कारण क्या थे, एक सीमित क्षेत्र में यह था, और दूसरा एक कारण क्या था, जो हमने नियोजित किया गया था, हमने समय जो नियोजित किया था उससे पहले ही मंगल पांडे ने कांड कर दिया था। हाँ 34वीं इन्फेंट्री वहां पर जो है अप्रैल में ही घटना हो गई, तो इस वजह से अंग्रेज थोड़ा सजग हो गए थे, ठीक। और इसके बाद लेकिन जो भी था, चाहे बिहार से आरा से कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद से लियाकत अली खान साहब थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खां, तो इस तरह से झांसी रानी जो है, झांसी की रानी थी वहां से ग्वालियर, और जो है झांसी वाला क्षेत्र से, कानपुर से नाना साहब, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे लखनऊ से बिरजिस कादर, हाँ, और जीनत महल, तो ये सब जो है देखा जाए तो अपने अपने क्षेत्रों में ये लोग अंग्रेजों के को प्रतिकार किया। अब ऐसे में पूरे अंग्रेज की नींव हिल गई, और फिर ब्रिटिश सरकार आनन फानन में 1858 का जो यह एक तरह से देखा जाए इंडिया गवर्नमेंट एक्ट लाया, और भारतीयों को यह ढांढस दिलाया गया कि अब आपके साथ वैमनस्यता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, और भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाया जाने लगा। क्या कहलाया जाने लगा? वायसराय कहलाया जाने लगा। और लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत का वायसराय था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक। और इस तरह से 1858 के एक तरह से देखा जाए तो 1858 के इंडिया गवर्नमेंट एक्ट के तहत ही अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पावर था उसको ट्रांसफर कर दिया गया। किसके हाथों में? क्राउन के हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया। क्राउन के हाथों में, यानी महारानी के हाथों में सत्ता दे दी गई, क्राउन के हाथों में स्थापित कर दिया गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी तरह से भारत के ऊपर अब अपना दबदबा शुरू कर दिया था, और इस तरह से भारत की पूरी देखरेख, यानी भारत का दबदबा नहीं कह सकते हो, यानी भारत के लोगों की अब सुनी जाएगी, भारत के लोगों की अब हालचाल लिया जाएगा, और उसी की परिणति होती है। यहां पर आप देखते हो 1861 का भारत, तो 1858 में ही भारतीयों के लिए काउंसिल की स्थापना की बात की जाने लगी, यानी भारत परिषद की बात की जाने लगी, और इसमें भारतीयों को भी शामिल करने की बात की जाने लगी। लेकिन अभी भी क्या था कि भारतीय प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, भारतीयों के पास कोई अधिकार नहीं था कि वह प्रश्न पूछें और उनकी बात पार्लियामेंट तक जाए, लंदन तक जाए। लेकिन जो है यह बातें अगर देखी जाए तो यह 1861 में जो बातें देखने को आई, बहुत अच्छी बात आती है। 1861 यानी 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। क्या दी गई? ऑर्डिनेंस पास कर सकता था। यानी अभी वर्तमान में अध्यादेश कहां पर है, कोई बताएगा? अध्यादेश जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस किस एक्ट के अंतर्गत है? आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है कि नहीं, है ना? आर्टिकल जैसे व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, यानी जब संसद सत्र में नहीं होती, जैसे वर्तमान समय में संसद सत्र में चल रही है, नहीं, अभी मानसून सत्र आने वाला है, तो अगर अभी कोई घटना घटित हो जाती है और देश को एक कानून की आवश्यकता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जब सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसे में एक जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, कानून पारित कर सकता है, और फिर जब सदन चलना शुरू होगा तो अगर वह ऑर्डिनेंस ठीक है तो मेज थपथपा दी जाएगी कि इस कानून को आगे कंटिन्यू किया जाए, नहीं तो उससे विड्रॉ कर लिया जाता है। तो राष्ट्रपति का इतना ही काम है। आगे अभी हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ेंगे। यानी मैं बता रहा हूं कि 1800
1861 में ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दी गई वाइसराय को और भारत सचिव का भी निर्माण किया जाने लगा। अब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी भारत के लोगों की बातों को सुनेगा, लेकिन अभी भी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारतीय नहीं था, विदेशी ही नियुक्त किया जाता था, ध्यान रखेंगे। और ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति के साथ साथ पोर्टफोलियो सिस्टम आया। क्या आया? पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं? विभागीय प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1861 एक्ट में क्या आया? पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं? विभागीय प्रणाली, यानी विभागों का बंटवारा किया जाने लगा। जैसे मान लीजिए वित्त विभाग ये देखेंगे, एजुकेशन विभाग ये देखेंगे, रक्षा विभाग ये देखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में भारतीय लोगों को वहां पर जाकर के अपनी समस्याओं को बताना है, अपनी समस्याओं का समाधान उन विभागों में जाकर के करना है। तो 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत 2 या 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्या है कि वाइसराय को ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दी गई, जिसे अध्यादेश कहते हैं, जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत यानी आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इसी तरह से राज्यों में राज्यपाल भी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? जल्दी से बोलो। 213 123 को पलट दोगे 213 दोनों कॉमन लग रहे हैं ना, तो 123 में कौन करता है? राष्ट्रपति, और 213 में कौन करता है? राज्यपाल, गवर्नर करता है जब विधानसभा सत्र में ना हो। ऐसे में राज्य को किसी कानून की आवश्यकता है तो गवर्नर वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो यही ऑर्डिनेंस है जो 1861 में वाइसराय को यह शक्ति दी गई थी। ठीक, अब बातें चलने लगी, अब भारतीयों को खुशी होने लगी और हमारा संवैधानिक जो इतिहास था धीरे धीरे देखा जाए तो अमली जामा पहनाता चला जा रहा था। यानी धीरे धीरे देखा जाए तो एक एक माला हम लोग पिरोते जा रहे थे और भारतीयों को अधिकार, अब क्या है? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी भारत सचिव का निर्माण किया जाने लगा। वो अलग बात है कि अभी हमको उतनी राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी हम भारतीय खुश थे कि कम से कम कुछ तो अंग्रेज सरकार हमारे लिए सोच रही है। और फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट। 1892 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट है, इससे पहले थोड़ा सा हमको जानना होगा 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। यहां ध्यान रखना, डेट भी आ जाता है कभी कभी। तो यह जो है कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण था? व्हाट इज द बेसिक रीजन? पढ़ा है कभी? अभी इतिहास शुरू किया कि नहीं? मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया? तो देखिए बिपिन चंद्रा क्या बोल, देखिए कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो कारण सबसे बड़ा था, कांग्रेस अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, सॉरी फिर भी हंसा नहीं यार, अब तो खुश हो जाओ, हाँ खुश रहा करो। तो ये जो है कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस देख सकते हो ना, ये कांग्रेस है, इधर जो है ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिशर्स, इधर क्या है? इंडियंस, ठीक है, इंडियन। अब जो है क्या था कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, ठीक, उसके बाद से अंग्रेजों ने जो है इतना ज्यादा पनिशमेंट कर दिया था भारतीयों का, हाँ जैसे सिद्धार्थ सर करते हैं, तो इस तरह से इतना पनिशमेंट कर दिया था। अब तो यार खुश हो जाओ भाई, तभी मजा आएगा पढ़ने में पॉलिटी, हाँ खुश रहना एकदम। हाँ, तो 1857 का जो विद्रोह के बाद इतना पनिशमेंट कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारतीय थक चुके थे। भारतीय धरना प्रदर्शन कर करके उनके ऊपर इतने सारे कानून, पता है 1858 में, अब पहले सेनाओं में 5 जो 1 का रेशियो होता था, वो 3-1 का रेशियो कर दिया गया। यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी पर अब 3 इंडियन रहेंगे, पहले 5 इंडियंस थे, 3 कर दिया गया। और हमारी सेनाओं के भी, अभी केसरी 2 फिल्म आई थी ना कुछ दिन पहले, देखा था कैसे हमारे सैनिकों का अपमान किया जाता था, हमारे सैनिकों का अपमान किया जाता था, उनको खाने, उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी, और अंग्रेज उनको कुछ, उनके लिए हदें थी, जैसे रेड कारपेट पे वो नहीं चल सकते थे हमारे सेना के अधिकारी,
हाँ, उनके लिए जो है बात नहीं करिएगा, नहीं तो फिर सिद्धार्थ सर से तेज मेरा वाला, हाँ मेरा बहुत मुट्ठा ये जो है ना मुक्का बहुत तेज लगता है, ठीक है। हाँ, तो बहुत तेज पिटाई करूंगा, वैसे आज तक कभी किसी को मारा नहीं हूं, चींटी एक बार दब गई थी हाथ से। तो इस तरह से जो है ये ध्यान रखना है कि जो इंडियंस थे, हमारे इंडियंस को ये ब्रिटिश हुकूमत बहुत ज्यादा पनिश कर रही थी, ठीक। तो ये 1878 की बात है। 1878 में एओ हयूम साहब, सुना है ना नाम इनका? एओ हयूम साहब बड़े उदारवादी थे, हाँ लिबरल थे। इंडिया के बहुत सारे नेताओं से बहुत शानदार, अच्छे से सुनिएगा, नहीं बेटा फिर स्लिप कर जाएगी हॉलीवुड मूवी की तरह, तो फिर मुझे मत कहना कि मुझे याद नहीं आया। हाँ, इसकी कहानी सुन लो तो कभी भूलेगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। हाँ, इतिहास का भी टीचर नहीं बताएगा, इतने आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब जो है ये जो ब्रिटिश हुकूमत थी और उसमें एलन एक्टिवियन ह्यूम साहब भारत के सर्वे पर निकले। हाँ, भारत का भ्रमण, हाँ जैसे मान लीजिए दिल्ली का हम सर्वे करने आ गए, गाजीपुर का सर्वे कर रहे, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह से जब वो भ्रमण करके आए, और उस समय लॉर्ड डफरिन जो है कौन था? वायसराय था। हाँ, इसीलिए लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस का क्या, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है कांग्रेस को। तो हाँ जी, 78 में एओ हयूम साहब जब पूरा करके आए, और उसके बाद 1878 में वायसराय, 1878 में एओ हयूम साहब घूम के आए। उसके बाद अब इसको जो जितने वायसराय की जो लिस्ट है, आप लोग इतिहास वाले में देखिएगा, मेरी जो कहानी है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लॉर्ड डफरिन जब वायसराय था, कब था? 1883, 84, 85। तो अब इस तरह से जो है यह आई थिंक 78 या 79 में बन गया था, देख लेना एक बार, देख लेना, वो इतिहास का विषय है, मैं सिर्फ कहानी आपको बता रहा हूं, आप उसको डेट वाइज देख लीजिएगा। तो अब जो है इसमें क्या हुआ कि डफरिन को जब बताया ह्यूम साहब ने कि पूरे भारत में जो है लौ जल चुकी है, यानी पूरे भारत में अब 1857 से बड़ा विद्रोह होने की कगार पर है। यानी अब ऐसे में क्या होगा कि अंग्रेज एक भी बचेगा नहीं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ था ब्रिटिश सरकार का। तो अब सोचिए 1857 से लेकर 1885 के बीच कितना बड़ा अंतर हो गया। अब इस अंतराल में लगभग धीरे धीरे पूरा भारत के लोग जानने लगे थे कि उत्तर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ा संघर्ष हुआ था। अब ऐसे में छोटे छोटे क्षेत्रों में ढेर सारे संघर्ष होने लगे। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे निकलेंगे, मोपला विद्रोह, हाँ कौन जो है ये साउथ में जो है विद्रोह, इधर जो है आपका असम में विद्रोह हुआ था। तो ये बहुत सारे विद्रोह आपको पढ़ने होंगे। इवन ट्राइबल आदिवासी भी बहुत सारे विद्रोह कर दिए थे। तो आप देखोगे सारे, जैसे सिंधु कानू थे, संथाल विद्रोह था, मुंडा विद्रोह, तो इस सारे विद्रोह आप देखोगे तो पैरेलल चल रहे थे। तो अब ऐसे में पूरे भारत में यह हो गया था कि इन अंग्रेजों को हम लोग अब की बार इकट्ठा होकर के इनको भगा देंगे। तब अंग्रेज लॉर्ड डफरिन का हालत खराब हो गया कि ये तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। तो एओ हयूम साहब ने कहा कि हमारी भारतीय नेताओं से बहुत अच्छी पहचान है, अगर आप चाहें तो हम लोग एक ऐसा संगठन बनाते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें कुछ भारतीयों को भी रखा जाए, जिससे कि अगर कोई घटना घटित होती है तो ये भारतीय हम लोगों को बचा सके, हमारे बीवी बच्चों को कम से कम सेफ कर सके। तो वो एक, इसीलिए तो कांग्रेस को क्या कहा गया था, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? सेफ्टी वॉल्व कहा था ना, इसे सुरक्षा कवच के रूप में इसकी स्थापना की बात की गई थी। तो अब जो है तो एओ हयूम साहब ने डफरिन को कहा और डफरिन ने तुरंत मान लिया कि एकदम सही कह रहे हो, एक ऐसा संगठन हम लोगों को बनाना चाहिए जिसमें भारतीयों को रखना चाहिए। तो अब तो भाई बात आ रही है, ये तो रही क्या अंग्रेजों का हित, अब अपने भारतीयों की हित की बात की जाए। तो भारत में क्या थे उस समय, बड़े इलीट वर्ग के नेता हुआ करते थे, जैसे एसएन बनर्जी का नाम सुना होगा, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, ये सारे जो है बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, दादा भाई नौरोजी, इन सब का नाम सुना है ना। तो ये सारे क्या थे? मॉडरेट लीडर थे, ये सब उदारवादी नेता थे। ये नेता, इन लोगों का अंग्रेज जो है इनको पनिश कर देती थी, इनको परेशान करती थी। तो ऐसे में इन लोगों के, अच्छा ये क्या था, भारत को स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि मंत्रालय में हमको स्थान मिले, समझ रहे हो ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें बैठने को मिले, जैसे आप लोग बैठे हो इस तरह से बैठने की मिले,
वहां पर भाषण देने का अधिकार मिले, हम अपने भारतीयों के लिए अपनी बातों को मनवाने का अधिकार मिले। यानी एक स्वायत्त ऑटोनॉमस स्टेट की मांग कर रहे थे, ना कि स्वतंत्र भारत की बात उस समय नहीं था, सही बताएं। तो अब ये जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता बोले कि हम लोगों को भरे चौराहे पर इनका जो है पनिशमेंट कर दिया जाता है और हम लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आखिर कब स्वतंत्रता मिलेगी। ऐसे में हमें एक संगठन बनाना चाहिए जिसमें अंग्रेजों को भी रखना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये कांग्रेस क्या है, दो गुटों के स्वार्थ से उत्पन्न पौधा है ये। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी भारतीय अपनी रोटी सेक रहे थे और अंग्रेज अपनी रोटी, यानी दोनों के अपने अपने उसमें क्या थे, हित थे, दोनों के अपने अपने लाभ थे। उसी को देखते हुए कांग्रेस की स्थापना की गई और 1885 में 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। ठीक, कब हुआ पहला अधिवेशन, कहां हुआ, मुंबई में हुआ। हालांकि पुणे में होना था, लेकिन उस समय प्लेग फैला हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, इसीलिए एस.एन. बनर्जी साहब नहीं आ पाए, नहीं तो एस.एन. बनर्जी को ही अध्यक्ष बनाया जाता। लेकिन पहला अध्यक्ष W.C. बनर्जी साहब को बनाया गया। पहला अधिवेशन हुआ जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हाँ, देयर आर 72 मेंबर पार्टिसिपेट इन फर्स्ट कांग्रेस समिट, हाँ कांग्रेस सेशन इन 1885। ठीक, अब जो है पहला हुआ, सब खुश हुए, अंग्रेज भी उसमें शामिल हुए, एक दूसरे को माला पहनाए, कॉफी वॉफी पिए, चाय पिए, सब खुश हुए। फिर उसके बाद 1886 का दूसरा अधिवेशन होता है जिसमें दादा भाई नौरोजी साहब भाग लेते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और तीसरा जो है 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन उन्होंने कहा कि रोज रोज इस तरह से अधिवेशन करने से काम नहीं चलेगा, इस तरह से हम चाय कॉफी पी के चले जाते हैं, हमें हमारा कोई अधिकार ही नहीं मिल रहा है। अब उस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह मांग उठा दी कि भाई भारतीयों को ब्रिटिश संसद में शामिल होने का अधिकार दिया जाए, बजट में बहस करने का अधिकार दिया जाए, हमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, हम लोगों को मंत्रालय में भी शामिल किया जाए। कांग्रेस ने यह एजेंडा जब अधिवेशन में लाया तो अंग्रेज तिलमिला गए, अंग्रेज नाराज हो गए कि अरे इस कांग्रेस की स्थापना हम लोगों ने अपने लाभ के लिए किया था, ये भारतीय तो कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। तो जब अंग्रेज नाराज हुए तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, कौन था, अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए अंग्रेज अध्यक्ष को बनाया गया कि मामले को शांत कराया जाए। ठीक, इवन 1892 भी अंग्रेजी अध्यक्ष बना था, जॉर्ज यूले और बेडनबर्न, नाम याद रखना, वो आप पढ़ोगे इतिहास में तो सारे नाम आएंगे। तो इस तरह से, लेकिन अब बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। तो जब भारतीयों ने मांग कर दी तो अंग्रेजों के मन में यह आ गया और उसी की, चूंकि भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी और उसी की परिणति है 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट, जिसे भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। और इसमें जो है फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा, पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था यानी इनडायरेक्ट वोटिंग इंट्रोड्यूस इन 1892 इंडिया काउंसिल एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। तो यानी कांग्रेस की इस मांग का असर पड़ा किस पर, अंग्रेजों पर। और इस तरह से भारतीयों को पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट वोटिंग नहीं, इनडायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था के माध्यम से भारतीयों को शामिल होने का अधिकार मिला। अब भारतीय खुश हुए। वहां पर जब सदन चल रहा था ब्रिटिश में, सदन में बैठने को मिला। जब बाहर निकले तो उनको माला फूल से स्वागत किया गया। प्रश्न भी पूछा, प्रश्न पूछने का भी अधिकार था, लेकिन उसका उत्तर दे या न दे यह अंग्रेजों पर निर्भर था। यह ध्यान रखेंगे, प्रश्न आप पूछ सकते थे, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर वो दे या ना दे उनके ऊपर निर्भर करता था। ठीक, तो इस तरह से यह जो है यह व्यवस्था कायम हुई। और इस तरह 1892 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार
नहीं था। महिलाओं को बड़े सीमित अधिकार थे। और ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न पूछ भी सकते थे उन लोगों को बड़ा जो है, जो बहुत एलीट वर्ग था, कॉमन मैन के बारे में तो कोई मतलब ही नहीं था। कॉमन मैन की तो, आम आदमी का तो कोई इज्जत ही नहीं था। पहले ही लिखा रहता था ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, लिखा रहता था। तो इस तरह से, और तब तक देखा जाए ना तो अभी मजदूर, किसान, हाँ, ये सब क्या है ना, जागृत नहीं हो पाए थे। तब भाई नेटवर्क भी तो नहीं था हमारे पास। तब क्या था, ये जो आंदोलन था सफेद पोश आंदोलन था, यानी एलीट वर्ग का आंदोलन था। बड़े बड़े घरानों के लोग, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का घराना था, दादा भाई नौरोजी, ये सब बहुत बड़े घरों से थे। ठीक है सब। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, जैसे कि ब्रिटिश काउंसिल जो थी, ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश वाइस, जो उस समय लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। तो ये जो है वायसराय जो है, जैसे आप है तो आप क्या है, इलीट वर्ग से आएंगे, सामान्य वर्ग से नहीं। सामान्य व्यक्ति को नहीं उसमें चुना जाता था। उसमें जो है बड़े वर्ग के लोग, जिनकी वेतन 3,000 पाउंड हो, जो है सरकार को टैक्स देते हो अच्छा खासा, उन्हीं लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया। सबको थोड़ी आमंत्रित किया गया, उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया गया जिनका समाज में हैसियत है, जिनके पास जो है अच्छी खासी रियासत है, जिनके पास जो है टैक्स सरकार को जो देते थे, उनको मौका मिलता था बैठने का। ठीक, जैसे अभी मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो कई प्रकार के दर्शन होते हैं। एक सामान्य दर्शन होता है, एक वीवीआईपी दर्शन होता है, एक 56 भोग वाला दर्शन होता है ना, जब जाते हो। तो उसी तरह से ये अंग्रेज उन्हीं को बुलाए थे। तो इनडायरेक्ट वोटिंग क्या हुआ कि अब जैसे ये भाई इलीट वर्ग से आते हैं, ये इलीट वर्ग से आते हैं, तो इन लोगों को बुला लिया गया। हाँ, यानी ये पेंशन देते थे, यह जो है टैक्स सरकार को देते थे, तो उन्हीं लोगों को, इसी को कहा गया क्या, इनडायरेक्ट वोटिंग। अब ये जो बड़े घर आने के लोग थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कम से कम हमको तो मौका मिल रहा है, मैं जाऊंगा आप लोगों की बातों को वहां पर उठाऊंगा, मैं जाऊंगा आप लोगों की बातों को वहां पर उठाऊंगा। अब देखिए ना, तो पहले क्या था, आज भी देखा जाए तो अपने जो पुराने लोग हैं, आप पूछना अपने घरों में, जो दादा बाबा, जो पुराने आप ही के सेना के जो पुराने अधिकारी हैं, उनके अंदर अभी भी ब्रिटिश वो झलक जाता है। अभी भी हमारी जो सेना के जो पुराने अधिकारी हैं, वो पूरा उसी ब्रिटिश नीति पे, इसीलिए बहुत सारी चीज चेंजेस लाया जा रहा है, हमारा कानून चेंज किया जा रहा है। अभी भी तो हम लोग इंडियन पीनल कोड 1860 का ही तो यूज करते हैं। तो अभी जो है अमित शाह के अध्यक्षता में अलग से जो है भारत संहिता बनी कि नहीं, न्याय संहिता, इन सब का गठन किया गया कि नहीं। अब धीरे धीरे, चूंकि उस समय अपराध की प्रवृत्ति क्या थी, आज अपराध की प्रवृत्ति बदल रही है। आज तो साइबर अपराध भी शुरू हुआ, उस समय साइबर अपराध थोड़ी था। तब ऐसे में नए कानून स्थापित किए जा रहे हैं। अब हम ब्रिटिश के जो कानून हैं उनको हम नहीं थोपेंगे भारत की जनता पर। तो इस तरह से जो है 1892 में जब इनडायरेक्ट वोटिंग के तहत, हालांकि अभी भी जो उन लोगों को प्रश्न तो पूछे थे, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर सरकार दे या ना दे, या उसके ऊपर निर्भर करता था। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे कौन चुना गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुना जाता था। और वो भी किसे चुना जाता था, जो कि संभ्रांत व्यक्ति था, जो टैक्स देता था, जिसकी 3,000 पाउंड सैलरी थी, उन लोगों को यहां में शामिल किया जाता था। ठीक, 3,000 पाउंड, हाँ, तो मतलब उनकी क्षमता 3,000 पाउंड, मतलब अब क्या समझ रहे हो, तो बड़े बड़े राजे महाराजे बुलाए जाते थे, सामान्य थोड़ी मंगरू को थोड़ी बुलाया जाएगा सब। अच्छा, हाँ 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 हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आप क्या समझ रहे हो? नेहरू जी की बात सुन लो, सुन लो, सुन लो, अब तुम छेड़ दिए हो तो सुनी लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 7 गेट होते हैं, ठीक है, पता करना। तो वहां पर लास्की, अब ये बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, जब फिलोसफी वगैरह आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे तो लास्की वगैरह उनके साथ पढ़ते थे। तो एक उनकी जो है, उनकी हर गेट पे कार खड़ी होती थी उस समय। हाँ बेटा, हाँ, तो उनके हर गेट पर नेहरू जी की गाड़ियां खड़ी होती थी। हाँ, तो इतने पैसे वाले थे, सामान्य थोड़ी थे बेटा। वो पूरा मतलब देश जो कांग्रेस का पूरा जो है ना कोष चलाते थे ये लोग। ठीक है, टाटा बिरला घराने के लोग थे, ये सब जो है सब पैसा, जमनालाल बजाज घराने, ये सब पैसे सर देते थे। तभी तो हमारा आंदोलन, भाई आज भी देखते हो आंदोलन जो चलता है तो उसको भी तो फंडिंग आती है, तभी तो शांतिपूर्वक कैसे चलेगा। किसान आंदोलन में खाने पीने के लिए चाहिए होगा ना, तो आता था, कितना पैसा आता था, तभी तो आंदोलन चलता था। तो उस समय भी इस तरह के बड़े घराने साथ दिया करते थे। ठीक,
फिर जो है तो ये 1892 में, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हम भारतीयों के लिए एक अवसर था कि नहीं? तो ये अवसर जो है भारतीयों के लिए था कि हम भारतीयों को अधिकार मिलना शुरू हो गया था। अब जो है लेकिन थोड़ा सा फिर से हम लोग जो 1900, अब देखिए 1885 से लेकर के 1905 का बीच का टाइम है, ये उदारवादी युग था, इसे मॉडरेट इरा कहा जाता है, ठीक। लेकिन इसमें जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हो रही थी वो संविधान के विकास में बड़ा योगदान दे रही थी। जैसे मैंने क्या कहा कि कांग्रेसियों ने मांग किया, तभी तो 1892 में इनडायरेक्ट वोटिंग इंट्रोड्यूस हुआ। अगर कांग्रेसी मांग नहीं करते, भारतीय मांग नहीं करते, तो यहां पर होता कि नहीं? तो इसलिए 1892 में इनडायरेक्ट वोटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। अब जो है धीरे धीरे देखा जाए तो उदारवादियों में उसी समय देखा होगा आप लोगों ने 1895, 1892, हाँ, बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम भी सुना होगा, उस समय आ चुके थे। शिव महोत्सव, गणेश महोत्सव का आयोजन उन्होंने शुरू किया था। तो गणेश महोत्सव और शिव महोत्सव 1892 में, 1895 में जो है उन्होंने शुरू कर दिया था शिव महोत्सव। तो इसके माध्यम से वो क्या था कि भारतीयों को इकट्ठा करने लगे, और इस तरह से उदारवादी नेता अब जो है धीरे धीरे अपनी बातों को मनवाना शुरू कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस की जो गतिविधियां थी उस पर अब अंग्रेजों को शंका होने लगी कि ये अंग्रेज जो है जान गए कि कांग्रेस जो है, फिजिक्स में लेंज का नियम पढ़ा है ना आपने, जो जिसको पैदा करता है वही उसका विरोध करता है ना, लेंज का नियम फिजिक्स में यही तो पढ़ा होगा। तो वह जो है अब कांग्रेस क्या है, धीरे धीरे खुल के बैटिंग करने लगी, खुल के अपने संविधान में भी उसने चेंज कर दिया कांग्रेस ने कि नहीं भाई, अब हमारा पूरा राष्ट्रवाद का नारा रहेगा। और कांग्रेस अभी भी क्या है, उदारवादी नीति अपना रही थी। लेकिन अंग्रेज जिस तरह से भारतीय लोगों की बातों को ठीक से नहीं मान रहे थे, भारत को संविधान के अनुरूप नहीं चलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था। और राष्ट्रवाद का जब उदय होता है तो क्रांतिकारी युग भी आना शुरू हो जाता है ना ऐसा। लेकिन कांग्रेस से अंग्रेज काफी नाराज थे। अब अंग्रेज बड़े विजनरी थे। 1857 की, सुन लो बेटा, शांत रहो, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, हाँ। तो मैं इतिहास में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन अगर तुम इतिहास से करोगे तो इतिहास ही पढ़ा दूंगा बेटा, लेकिन शांति से सुनोगे तभी नंबर पाओगे, नहीं तो फिर बाद में जो है सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ लेना, बता दूंगा। तो अब जो है ऐसे में क्या हुआ, और अभी लिखवा भी दूंगा, नोट्स भी दे दिया हूं मैं, एडवांस दे देता हूं, नोट्स में टेंशन नहीं लेना, एक भी पॉइंट अगर गलत मिलेगा तो बता देना। तो अब जो है 1800, देखिए ना, कंफ्यूज कर देते हैं आप, जो है शांति सुनिए, आप मजा आएगा। अगर नहीं आ जाएगा तो बता देना, फिर से 10 बार बोलूंगा, लेकिन सुनिए, एक बार सुन लीजिए, फिर मन में जितना भी, जब बता लूं उसके बाद पूछो जितना पूछना है, ठीक है। तो अब जो है यह 1901 आते आते, हाँ 1901 आते आते धीरे धीरे जो है अब कांग्रेस के लोग, यानी कांग्रेस सेशन में अपनी बातों को मनवाना शुरू कर दिया था। लेकिन अंग्रेज जो है अपनी बात, अब 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, सुअर की चर्बी और गाय की कारतूस, ये वाला जो गाय की चर्बी की कारतूस, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। तो अंग्रेजों के मन में यह था कि ये सब तो अभी क्या था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक थे, एक मंच पे थे। अब उनके दिमाग में आने लगा कि कांग्रेस को कैसे तोड़ा जाए। तो 1905 में आप लोगों ने सुना होगा, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस से बहुत ज्यादा घृणा कर रहा था। 1905, 6, 7 ये तीन बहुत जरूरी है 1909 को जानने के लिए। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म जानने के लिए ये तीन घटनाएं आपको बहुत आवश्यक है जानना। तो 1905, 6 और 7, 1905 में क्या हुआ था, यस, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन क्यों किया गया, वो इसीलिए किया गया, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया किसने, लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए, तड़पते हुए, मरते हुए देखना चाहता था, बहुत हेट करता था। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को मतलब चाहता था कि समाप्त हो जाए। अब ऐसे में 16 अक्टूबर 1905
लॉर्ड कर्जन 1905 में, हाँ। तो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन हुआ बंगाल का, तो उसमें क्या किया गया, बंगाल से जो उस प्रांत, इधर जो बिहार वाला था, इधर हिंदू था बाहुल्य, उधर जो है मुस्लिम, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, वह पूरा मुस्लिम ही था। अब उनको क्या किया गया, हिंदू मुसलमानों को बीच में खाई बना दी गई, अलग कर दिया गया। अब अंग्रेज क्या थे, मुसलमानों से अलग बैठक करने लगे। कहे कि इतनी बड़ी आबादी, करीब 3.5 करोड़ की आबादी थी, कहे इतनी बड़ी आबादी लेकर के तुम कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े हुए हो, अपना संगठन क्यों नहीं बनाते हो। तभी तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब अंग्रेजों के मन में लड्डू फूटा, खुश हो गया कि यार मामला सही, हमने बॉल डाली और पड़ गई है, और मुस्लिम लीग जो है स्थापित हो गई। इससे जो है अंग्रेजों के मन में यह निश्चित रूप से आ गया कि अब इनको हमने अलग, चूंकि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी कि जब कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी संस्था है तो मुस्लिम लीग की स्थापना करने की क्या आवश्यकता है, ऐसे में हमारा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, ऐसे में हम अपनी बातों को कैसे मनवाएंगे, हो सकता है कि हम दिग्भ्रमित हो जाएं। और अंग्रेज यही चाहते थे कि हम लोग आपस में फूट हो जाए, आपस में लड़ जाएं, क्योंकि हम लोगों में सब कुछ ठीक था। एक बात बहुत गड़बड़ थी, कान के कच्चे थे। हाँ, हम लोग कौवा कान लिए जा रहा है, कौवा का पीछा करने लगते हैं, वही वाली स्थिति थी। यानी आज भी क्या है, भेड़ चाल है। हाँ, कोई भी आप देखो रास्ते में भीड़ है, कुछ हुआ है तो बताएंगे कुछ हुआ है, लेकिन पता नहीं है, भाग रहा है बस। तो उसी स्थिति उसमें भी था। अब अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अब यह ट्रेन चलाने की कोशिश करने लगे, गहरी खाई बनाना शुरू कर दिए। अब जब कांग्रेस विरोध किया तो अंग्रेजों ने कहा मुसलमानों से, देख लीजिए, यही आप लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये आपकी पार्टी नहीं बनने दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या है, थोड़ा बहुत तो गांठ पड़ ही जाएगी, थोड़ी बहुत वैमनस्यता आ जाएगी। और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो जाती है 1906 में, कहां, ढाका में हुई थी। ढाका कहां है, परमानंद के बगल में, अच्छा, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में हो गया। और 1907 में दूसरा लड्डू फूटा अंग्रेजों के मन में। क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, कांग्रेस का टूट गई गरम दल और नरम दल में, यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड मॉडरेट लीडर अलग हो गए। क्योंकि उस समय बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों लीडर, क्योंकि लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ सुरक्षा कवच के रूप में है, सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम कर रही है, यह राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रही है। तो इसका विरोध होने लगा और यह बोलने जाने लगा कि उदारवादियों को नहीं, इस बार मतलब गरम दल के नेता को अध्यक्ष बनाया जाए। और वो लोग बिपिन चंद्र पाल की मांग करने लगे कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन चूंकि कांग्रेस उदारवादी उसमें ज्यादा थे, और ऐसी धृष्टता की वजह से सूरत अधिवेशन में रासबिहारी, किसको बनाया गया, रासबिहारी घोष को बनाया गया। वो कौन सा अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन 1907 में। और इस तरह से कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई, गरम दल और नरम दल। अब अंग्रेज और खुश हुआ कि ये दो दल में बढ़ गया, यानी अभी मुसलमानों को मैंने अलग किया, अब ये कांग्रेस ही टूट गई आपस में, और खुश हुए। और उसी के बाद बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई। 1908 में क्या कर दिया गया, जेल उनको भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया, मांडले जेल। अब जाके जेल में बैठे शांति, चूंकि उसमें सबसे एक्टिव जो लीडर थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, तो उनको शांत करना था अंग्रेजों को, चूंकि वह पूरे देश में अब जो है उन्होंने कहा कि अनुनय विनय से नहीं मिलेगी, हम जो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और इस तरह से अंग्रेजों ने 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म ला दिया। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म इतना तगड़ा रिफॉर्म था कि भारत में भूचाल आ गया। अब जो है कांग्रेस इसका बहुत पुरजोर से विरोध करने लगी, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्ट्रोड की व्यवस्था कर दी गई। कब,
1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। और इस रिफॉर्म के तहत यह दिक्कतें शुरू हो गई कि मुसलमान के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र, और भी वहां से जो जिस क्षेत्र से मान लीजिए चुनाव लड़ रहा है, उस क्षेत्र में सिर्फ वोट देने का अधिकार मुस्लिम को ही होगा। सोचिए कितना बड़ा इन लोगों ने, एक तरह से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वैमनस्यता का बीज बो दिया गया था, बीजारोपण यहीं हो चुका था। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक तरह से देखा जाए तो बहुत गहरी खाई बना दी गई हम लोगों के बीच। हम लोग आपस में बढ़ चुके थे। कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी कि ये जो है गलत हो रहा है, ठीक। और इस तरह से अब वोट वही दे सकते थे सिर्फ मुस्लिम, जो मुस्लिम चुनाव क्षेत्र था, पृथक निर्वाचन, उसको कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिकता के आधार पर इलेक्ट्रोड की व्यवस्था। यानी यहां पर आप देख सकते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर माइनॉरिटीज, हाँ, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कब की गई? 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत। और ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था मुसलमानों के लिए, वहां उनको जो है अलग से, वहां जो चुनाव लड़ते थे वही मुस्लिम ही वहां वोट दे सकते। अब इसका जो है विरोध होने लगा, लेकिन अंग्रेज जो चीज पारित कर लेते थे उसको मानना ही पड़ता था। अभी भी हमारे पास इतने बड़े, हमारे पास ना तो कानून व्यवस्था थी, ना तो हमारे पास संविधान में इतनी ताकत थी, ना तो जो है उस समय, अच्छा उस समय जो इसका विरोध करने वाले जो प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इसीलिए अंग्रेजों ने यह लाया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को डाल दिया गया था जेल में। जो सबसे पुरजोर विरोध करने वाला व्यक्ति था उसको डाल दिया गया जेल में। और इस तरह से 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, और यह धीरे धीरे प्रगति करता हुआ अब जो है केंद्रीय विधानसभा, विधान परिषद, हाँ, इन सब का धीरे धीरे काउंसिल का भी गठन होने लगा, सदस्यों की भी संख्या बढ़ने लगी। और अभी भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है, अभी भी ध्यान रखिएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। और अभी भी हमारी जो परीक्षाएं हैं यूपीएससी की, वह अभी भी विदेशों में ही आयोजित की जा रही हैं। लेकिन फिर जो है 1909 के बाद जो घटना घटित होती है, फिर से थोड़े से ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो 1914 में वापस आते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। उस समय जिन्ना साहब भी आ गए थे, एनी बेसेंट, ये सब काफी अच्छे राष्ट्रवादी लीडर थे। और उस समय कहा जाता है जिन्ना को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था उस समय। जिन्ना जो है, हाँ, जिन्ना जो है हिंदू मुस्लिम को एक करना चाह रहा था। हाँ, जिन्ना तो दिमाग इसका फिरा कब? 1937 में जाकर के, अभी आगे चर्चा होगी। ये जो है अपने आप को, ये महात्मा गांधी जैसे लीडर के समकक्ष अपने आप को मानता था। जैसे जिन्ना हो गए, अंबेडकर साहब हो गए, ये सब जो है अपने आप को महात्मा गांधी के इक्विवेलेंट मानते थे, ठीक है। और 1915 में गांधी जी का भी आगमन हो गया। गांधी जी भी जो है भारत के लोगों के लिए संविधान की बात जो है, संविधान का विकास की बात जो है, ये भी करने लगे थे। 1922 के अधिवेशन में ही बात कर दी गई थी। तो अब जो है 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, तो 1905 से लेकर के, याद रखिएगा, 1905 से लेकर के 1919, ये जो है एक्सट्रीमिस्ट इरा है, इसे उग्रवादी युग कहते हैं, है ना, उग्रवादी युग। इसमें बड़े बड़े हमारे जो है यंगस्टर्स आए, हाँ, मदन लाल धींगरा, ये सब सारे तो वो इतिहास के विषय हैं, लेकिन मेन पॉइंट पर मैं हिंट करूंगा बस, जैसे कि हमारे संविधान में आप लोग उसी पे बने रहें। तो अब जो है महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया था, हाँ, हाँ, खेड़ा सत्याग्रह, हाँ, अहमदाबाद मिल, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ अब देखिए महात्मा गांधी क्या था, शांति के प्रदर्शक थे, सत्य और अहिंसा के बल पर वो चल रहे थे। लेकिन इन्हीं के पैरेलल हमारे युवा नेता जो उग्रवादी, मतलब कह सकते हैं क्रांतिकारी लोग, हाँ, हम उग्रवादी शब्द अच्छा नहीं माना जाता है, ये तो अंग्रेज तो आतंकवादी बोलता था, हाँ, तो लेकिन जो है हम लोग ये शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। हमारे ये भाई भगत सिंह को हम आतंकवादी नहीं कह सकते ना,
हमारे देश के धरोहर हैं, हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं, आज भी वो प्रासंगिक है, उनकी बातें एक एक बातें प्रासंगिक हैं। हाँ, सोचिए कि हम लोगों के हमारे स्वतंत्रता के लिए वो लोगों ने अपनी जो है अपने जान की बाजी लगा दी, तो वो हमारे राष्ट्र की आज भी हमारे जो है धरोहर के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। तो ये अंग्रेज उनको आतंकवादी बोलता था। इवन एक बार यूपीएससी में पेपर में आ गया था, क्रांतिकारी आतंकवादी, आतंकवादी। तो इस तरह से बड़ा विरोध हुआ था कि कम से कम आयोग तो इस तरह की ना लिखे, आतंकवादी कैसे लिख दिया, आप क्रांतिकारी लिखो। हम लोग तो कम से कम क्रांतिकारी बोले, अंग्रेज बोल रहा है ठीक है भाई, उसके लिए उसके लोगों को हम मौत के घाट उतार रहे थे। तो इस तरह से जो है यह मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आता है, चेम्सफोर्ड साहब 1919 तक, लेकिन 1919 तक की बात की जाए तो अब जो है महात्मा गांधी का जब आगमन हुआ था तो महात्मा गांधी किसान, मजदूर, हर वर्ग को लेकर के आगे बढ़ने लगे, है ना। अब जो है आपने देखा होगा बिहार, बंगाल, मुंबई, इन सब क्षेत्रों से अब किसान, महिला, बच्चे सबको जो है इसमें शामिल होने लगा। अब ऐसे में पूरे भारत के लोगों में यह बात आने लगी कि अब हमको स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था 1914 से लेकर 18 के बीच में। महात्मा गांधी जी का आगमन भी हुआ था और महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने, चूंकि महात्मा गांधी ने अपना डेमो दे ही दिया था, चंपारण सत्याग्रह उनका सक्सेस था ही, तब ऐसे में अंग्रेजों ने कहा कि आप भारतीयों से बोलिए कि हमारा साथ दे। इसीलिए अंग्रेजों का सार्जेंट कहा जाता है महात्मा गांधी को। इस बात के लिए आज भी महात्मा गांधी जी का विरोध किया जाता है कि उन्होंने भारतीयों को विश्व युद्ध में ढकेल दिया था, यह जो है माना। लेकिन उस समय काल परिस्थिति को देखिए तो उस समय शायद वो ठीक किए हों। हम आज बोल देते हैं हम आज स्वतंत्र हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश के मेन मतलब कह सकते हैं बड़े नेताओं की हम उनका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन बात आती है तो ये होता है कि अंग्रेजों के सार्जेंट है, उसमें हमारी सेना मारी गई। तो अंग्रेजों ने ये कहा था महात्मा गांधी से कि अगर हम जीत जाएंगे इस युद्ध में, हमारा भाग करिए, हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन जो है अंग्रेज धोखा दे दिए। तब महात्मा गांधी ठगा सा महसूस करने लगे। तो बहुत सारी घटनाएं, तो याद रखना इन घटनाओं को क्रमवार आपकी परीक्षा में आता है, तो वो इतिहास में जब पढ़ोगे तो ये क्रम से आएगा। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल, खेड़ा विद्रोह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, रोलेट एक्ट, इनको क्रम से लगाएं। हाँ, ये इतिहास का विषय है, इसको जरूर आप लोग इतिहास में क्रम से आदत डाल लीजिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, 19 बंगाल विभाजन, फिर कांग्रेस का विभाजन, हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना, इसको क्रम से लगाएं। हाँ, मार्लियामेंटो रिफॉर्म, ये 4 दे देता है, इनको जो है क्रम से लगाएं। तो इस तरह से भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, तो 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, तब तक पूरे भारत में देखा जाए तो महिला, बच्चे, किसान सब जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगे थे। और खिलाफत मूवमेंट, उसी समय रोलेट एक्ट आया था, काला कानून। हाँ, बिना अपील, बिना दलील क्या कर दिया जाता था, किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। तो उसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। अब इसी का विरोध कर रही थी खिलाफत कमेटी, सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। और उसी के बाद बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग कांड होता है। तो इस सब घटनाओं की वजह से उस समय जो है पूरे भारत में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा असंतोष व्याप्त था। तब अंग्रेजों ने कहा कि थोड़ा सा भारतीयों को खुश किया जाए और 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और अब यूपीएससी की परीक्षा भारत में आयोजित की जाएगी, 1926 से भारत में आयोजित की जाने लगी इसी एक्ट के तहत। और इसके साथ साथ महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी एक्ट के साथ मिला। और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया, यानी केंद्रीय विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो है विधान परिषद जो आज वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है। तो लोकसभा को अपर हाउस लोअर हाउस कहते हैं और अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा को। तो ये जो है उस समय जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें सीटों की संख्या 145 थी
और राज्य परिषद से, जिसे वर्तमान में राज्यसभा कहते हैं, उसमें 60 सदस्य चुन करके आते थे। तो ये सब जो है, अब इसमें जो है सूचियां हस्तांतरित और आरक्षित, दो सूचियां बांट दी गई। याद रखना, लिस्ट दो, जैसे अभी आप लोग लिस्ट पढ़ते होगे ना, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो वहां पर 1919 में दो लिस्ट जारी की गई। कौन कौन सी? एक ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट, आरक्षित और हस्तांतरित। तो आरक्षित को अपने पास रखा किसने? गवर्नर ने। गवर्नर के पास अधिकार था आरक्षित वर्ग पर हस्तक्षेप करने का, लेकिन हस्तांतरित वर्ग में, अब देखिए आरक्षित में क्या क्या रखा। अंग्रेज कितने तेज थे, अभी भी 1919 में भी इनको लालच था, वित्त विभाग अपने पास रखते थे। हम लोगों को क्या दिया? शिक्षा विभाग, पढ़ाओ लिखाओ, हाँ कमाई करो, ये स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सब दे दिया कि आपस में लड़ो मरो, हमको तो सिर्फ पैसा चाहिए। तो इस तरह से दो भागों में लिस्टों को बांट दिया गया। और आज भी देखते हो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट अलग अलग है। तो जो है वो जो गवर्नर अपने पास रखता था आरक्षित वर्ग को, और हस्तांतरित वर्ग को हमारे काउंसिल्स को दे दिया गया। मंत्रिपरिषद उसे देखेगी, जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की देखभाल करना भारतीयों का। और याद हो तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले जो है बनाए गए थे राज्य सचिव, उनको बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारतीय, जो बनाए गए थे 1919 के एक्ट के तहत, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। ठीक, तो इस तरह से 60 सीटें राज्य परिषद से चुन के आती थी, जिसमें से 37 जो है नामांकित किए जाते थे, और उसमें से 60 में से 37 घटा दो, कितना हो गया? घटाओ भाई, मैथ आप लोगों की मजबूत है। कितना? 29, 20 से, हाँ, तो उसमें जो है मनोनीत होते थे। जैसे आज भी देखिए मनोनीत होते हैं और निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित कौन होते हैं? जैसे अपने यहां 12 जो है राज्यसभा मेंबर मनोनीत किए जाते हैं, और 238, जैसे 245 में, हाँ 12 घटा दीजिए, तो और क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हाँ इलेक्टेड मेंबर। और मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उसी तरह से वहां पर जो है मनोनीत किए जाते थे। ठीक, तो इस हाँ बेटा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1990 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेस्क्यू अलग है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड अलग है। मॉन्टेस्क्यू राज्य सचिव थे, चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसराय थे। ठीक है, इसी तरह से मार्ले और मिंटो, लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे। ठीक है, तो ये दो लोगों का। तो इस तरह से मार्ले साहब काफी वो थे, तो कई बातों को भारतीयों का सहायता के लिए मिंटो से आग्रह करते थे, और उनको फिर मौका भी देते थे। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है हम लोगों ने आज कितना 1858 से लेकर के 1919 तक के रिफॉर्म को पढ़ा। अब चलिए जल्दी से बता दीजिए, इनडायरेक्ट वोटिंग किस एक्ट के तहत आया था? बताओ बेटा। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था 1892। यूपीएससी एग्जाम इंडिया में ऑर्गेनाइज करा जाने लगा किस एक्ट के तहत? मतलब एक्ट पूछ रहा हूं, किस एक्ट के तहत? हाँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 एक्ट के तहत। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी क्राउन के हाथों में कब सौंपी गई? सबसे लास्ट में बेटा, इधर देखो। हाँ हाँ, बैठे रहो, प्लीज बैठे रहो। हाँ, किस एक्ट के तहत क्राउन के हाथों में सत्ता स्थापित की गई? सबसे पहले कौन सा बताया था? 1858 था ना, 1858। हाँ, 1858 के तहत जो है सत्ता दे दी गई थी। ठीक, अच्छा, पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के तहत आया था? वेरी गुड, 1861 पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। हाँ, और ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति किस एक्ट के तहत आई थी? आप बताओ बेटा। ऑर्डिनेंस पास, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 ही था। ठीक है, 1861 एक्ट के तहत ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दी गई थी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? हाँ, आप बताइए। जिससे पूछे वही बताएगा। हाँ, जिससे पूछेगे वही बताएगा। हाँ, आप बताओ बेटा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी?
1906 में कहां हुई थी बेटा? यहीं बगल में, परमानंद बगल में है ढाका, हाँ ढाका का, हाँ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, ठीक है, हाँ याद रखना। तो इस तरह से अब आप बताएंगे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार। छोटू बताओ क्या नाम है बेटा आपका? जी साहब, केशव, अच्छा केशव बताया था, हाँ केशव बताओ बेटा, याद आया कुछ? महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस एक्ट के तहत आया? 1919। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मतलब एक्ट मैंने पूछा था, 1919 एक्ट के था। 26 से यूपीएससी का एग्जाम ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक। 1919 एक्ट मैं पूछ रहा हूं बेटा, हाँ संवैधानिक पॉइंट को पूछ रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये बताएंगे प्रांतों में द्वैध शासन, चश्मा वाले भाई, हाँ हाँ, प्रांतों में डायरकी सिस्टम मतलब इन प्रोविंशियल स्टेट, डायरकी सिस्टम 1909, 19 था, 19 था, हाँ प्रांतों में द्वैध शासन मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में आया था, ठीक है। चलिए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज किस एक्ट के तहत आया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र जिसे कहते हैं, किस एक्ट के तहत आया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909, ठीक है, 1909 एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को, और अभी वो पहली वाली पीडीएफ आई क्या ग्रुप में? अभी सिद्धार्थ सर से तो बोला था, उन्होंने नहीं डाला, हाँ मिल गए, हाँ मैसेज कर दो, आज वाला भी ले लो, अभी मैंने देखिए ना बना के दे दिया हूं। मैसेज कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा सा रिवीजन करिए, क्लास में कंसंट्रेट होइए, हाँ प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे, और घबराइए नहीं, और मैथ को खूब अच्छा करिए भाई, हाँ मैथ में 100+ मारिए सब लोग, हाँ तो ये बहुत स्कोरिंग रहेगा। और मैथ में ये है कि आपको पता है कि आता है, हाँ तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम खूब पढ़िए, हाँ और फिर मिलते हैं। क्या बोला?